व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज का दूसरा चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर का वापस से सिग्निफिकेंस जानना है। इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसे तो कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास ह्यूमन बॉडी में या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में न्यूरल सिस्टम भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूरल सिस्टम बॉडी में हर जगह नहीं जा सकते। इसलिए हमें ऐसे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जो सेल टू सेल जाकर के कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर सके। इसलिए हमारे फिर रोल में आता है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट होता है सेल जो होता है उसे डाइजेस्ट करके एनर्जी निकाल लेता, लेकिन ये नॉन न्यूट्रिएंट है ताकि इसको सेल डाइजेस्ट ना करे और उसे एनर्जी ना निकाले। ठीक है, और ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर है। इसलिए इंट्रासेलुलर मैसेंजर क्योंकि ये एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, एक सेल से जाता है अपने टारगेट सेल जा करके अपना वर्क परफॉर्म कराता है, और ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है। ओके, जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड secretions are hormones, but some chemicals also considered as hormones which are not produced by एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि हार्ट से ANF रिलीज होता है, ऐसे तो ANF हार्मोन है, लेकिन हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ओके, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन क्या क्या है हमारी बॉडी में? हेड। ठीक है, तो पहले हेड पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहलाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीजिंग हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है। ठीक है, वो एक्चुअली में पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है कि वो हार्मोन सिक्रीट कर सके। ठीक है, और नेक में आते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, और थोरैक्स पे थाइमस, एब्डोमेन में पैंक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड में एब्डोमेन में पैंक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड, पेल्विक में ओवरी एंड टेस्टिस। ओके, फिर हमारा नॉन, जैसे कि मैं बताया कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी हमारा सेक्रेटरी रिलीज होता है, किडनी से भी होता है, और लिवर से भी होता है, हार्ट से भी होता है ये। ठीक है, ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लेकिन फिर भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा डाइनसेफेलॉन पार्ट में प्रेजेंट होता है, फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कंसिस्ट करता है जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इट्स हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि मैंने बताया वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जो करता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बार बार उसको बोलेगा कि तुम सिक्रीट करो। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करो ताकि वो उस पर जाके एक्ट कर सके, अपने टारगेट सेल्स पर जाके एक्ट कर सके। और यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन जब सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस, तो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, वो सिक्रीशन को कम कर देगा। ठीक है, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन एग्जाम्पल में। ठीक है, बताया मैंने रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में। These hormones originating in hypothalamic neurons pass through axons and release from the nerve endings. Okay, these hormones reach pituitary gland through a porous circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. ठीक है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में इसके सिक्रेशंस होते हैं। ठीक है,
हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं? एडिनोफाइसिस जो होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है उसके जो सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं वो हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और TSH, FSH, सॉरी TRH, FSH, ठीक है, ये सब होते हैं। और फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इसके टारगेट ऑर्गन्स भी हैं FSH और LH जो होता है वो गोनैड्स पे जा करके एक्ट करता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ACTH, थायराइड पे TSH, ओके, और मैमरी ग्लैंड पे प्रोलैक्टिन, ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेला टर्सिका, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा वो एक बोनी कैविटी होती है सेला टर्सिका, उसमें लोकेटेड होता है, और ये हाइपोथैलेमस स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होता है। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यूज एंड एक्टिविटी ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। एडिनोहाइपोफाइसिस, ये दो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है हमें दो पोर्शंस कंसिस्ट करता है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया की अगर बात कर रहे हैं हम तो उसमें MSH होता है, ठीक है, मेलानोसाइट्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये पार्स इंटरमीडिया, और पार्स डिस्टैलिस के हार्मोन्स जो होते हैं वो बताते हैं। पार्स डिस्टैलिस के हमारे हार्मोन्स होते हैं ठीक है, पार्स डिस्टैलिस के हमारे हार्मोन्स होते हैं प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH जैसे हार्मोन्स होते हैं, FSH, LH, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोलैक्टिन की बात करते हैं तो ये मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और TSH जो होता है वो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ACTH जो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होती है, और ये स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन सिंथेसिस और स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर आता है हमारा LH और FSH, तो ये जो होता है हमारे गोनाडोट्रोफिन के हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे गोनाडोट्रोफिन्स पे एक्ट करते हैं और उनके सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं, ओके। LH stimulates the synthesis and secretion of hormones like called androgens, okay, and wherein females LH induces ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर ग्राफिम फॉलिकल। फुल्ली मेच्योर जो होता है हमारा ग्राफिम फॉलिकल जो होता है वो फुल्ली मेच्योर फॉलिकल होता है, ठीक है, एंड ये फिर मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करने का काम करता है। और फिर हमारा पार्स इंटरमीडिया में MSH आता है, और ये हमारे स्किन के पिगमेंटेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया होते हैं ये एक्चुअली मतलब मर्ज होते हैं, लगभग मर्ज होते हैं, ओके। तो इसलिए एडिनोहाइपोफाइसिस में आते हैं, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स ये कहलाते हैं। अब आते हैं हम न्यूरोहाइपोफाइसिस में, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो फिर इसके दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है और ADH होता है, यानी कि वैसोप्रेसिन, ओके। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी की डिलीवरी के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, और वैसोप्रेसिन हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। अगर वैसोप्रेसिन ना हो तो हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए हमें पानी ज़्यादातर उसमें पानी पीना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस में, एक्चुअली डायबिटीज़ इंसिपिडस और मेलाइटिस अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मेलाइटिस मीन्स हनी, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है इसमें फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, बॉडी फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, और वैसोप्रेसिन इसमें बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है।
इसीलिए हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ADH। तो ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के सेक्रेशंस हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH, MSH, ये सब बता चुकी हूँ मैं। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन्स हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और TSH थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। LH, FSH हमारे गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, ठीक है, गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। और MSH जो होता है वो हमारा पास इंटरमीडिया का कंपोनेंट होता है, और ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बता चुकी हूँ मैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है। ओके, अब पीनियल ग्लैंड हमारे फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होती है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्रीट्स अ हार्मोन मेलाटोनिन, ठीक है, ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और इसका मेन फंक्शन होता है सर्काडियन रिदम मेंटेन करना, ठीक है। हमारे स्लीप वेक साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीनियल ग्लैंड, और कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल और पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर MSH ना दिया हो, या फिर अगर कई बार हमें ऑप्शंस देख करके चूज़ करना चाहिए बेटर आंसर क्या हो सकता है। तो पिगमेंटेशन के लिए MSH तो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भी मेलाटोनिन भी जो है हमारा पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें ऑप्शंस को देख करके कई बार ये टिक करना पड़ता है आंसर को, ओके, बेटर ऑप्शन चूज करना होता है हमें। तो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, और रेगुलेशन डायर्नल रेगुलेशन रिदम जिसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करता है ये, और मेटाबॉलिज्म भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड का ये काम होता है, ठीक है। और डिफेंस कैपेबिलिटी भी होती है इसमें। पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, और जो दोनों लोब्स होते हैं ना, ये दोनों जॉइंट होते हैं स्थमस के थ्रू, ओके। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ये है ना, ये हमारा स्थमस है, ओके। ये जो हमारा बीच वाला है, जैसे ये पहला लोब है, राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये दोनों लोब ये स्थमस के थ्रू जॉइंट होते हैं, ओके। Located on either side of trachea, both lobes are connected through stomach, okay. Synthesis of 2 hormones, T3 and T4, ठीक है। थायरॉक्सिन, ये हमारे इसमें दोनों में आयोडीन की बहुत ज़रूरत है। दोनों के लिए आयोडीन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो असल में जैसे ग्वाइटर होता है, तो जब हमारे बॉडी में आयोडीन इंटेक कम हो जाता है, तो T3 T4 का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को लगता है कि जो साइज छोटा है थायराइड ग्लैंड का, इसलिए वो उसका साइज बड़ा करने लगता है, उसको और देता है, और ज़्यादा रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज जो होता है बड़ा होते जाता है, ठीक है। ग्वाइटर के केस में हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हाइपोथायरॉयडिज्म का एक डिजीज़ है ग्वाइटर, ओके। उस केस में क्या होता है, जैसे हमारी जो आयोडीन की कमी हो रही होती है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एनफ T3 T4 नहीं सिक्रीट कर रहा होता, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसे स्टिमुलेट कर रहा होता है, उसको रिलीजिंग हार्मोन लगातार सिक्रीट करते रहता है, जिसकी वजह से ग्लैंड का साइज बढ़ते जाता है। लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि कमी तो आयोडीन की है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को तो लग रहा है कि वो उसका साइज छोटा है, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा उसका साइज बढ़ा रहा है। इस वजह से इस केस में हमारा ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, ओके। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, दो इसके जब हाइपोथायरॉयडिज्म वो होता है जब थायराइड लेवल नीचे गिर जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड लेवल नीचे गिर जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब TSH जो होता है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, इस केस में थायराइड TSH का लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब थायराइड ये T3 T4 कम सिक्रीट हो रहे हैं तो उसे ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत है। हाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये TSH के थ्रू स्टिमुलेट करना चाह रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करें, इसलिए TSH का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये केस तो हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन TSH का लेवल इस केस में बढ़ जाता है, तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब TSH का लेवल बढ़ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि T3 T4 कम सिक्रीट हो रहे हैं। और हाइपरथायराइडिज्म जो होता है इसमें ये T3 T4 को ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, तो उस समय में TSH का लेवल जो होता है बहुत ही नील या लो होता है लेकिन बहुत लो होता है, इसलिए क्योंकि वो तो खुद ही सिक्रीट हो रहा है, उसे सिक्रीट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इसलिए वो अपना सिक्रीशन जो TSH का सिक्रीशन है वो काफ़ी कम करते रहे। और हाइपरथायराइडिज्म का एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। इसमें आंखें जो होती हैं बाहर की तरफ आ जाती है, प्रोट्रूड हो जाती हैं बाहर की तरफ। हाँ, तो उसमें आदमी जो होता है मरा हुआ जैसा दिखता है, जैसे डेड बॉडी होती है, इसलिए इसे ग्रेव डिजीज़ बोला जाता है। और इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी हो जा रहा है ना। जब ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन नहीं कह सकते, लेकिन वेट बढ़ जाता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, केसेस पे डिपेंड करता है। कई केसेस में वेट गेन नहीं भी होता है, कई केसेस में गोइटर हो जाता है, ठीक है, गोइटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, ये इसका फिगर देखिए, ये जो हमारे 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो दोनों दिख रहे हैं 4 लोब्स, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। असल में ये हमारे बॉडी में कैल्शियम मेंटेन करते हैं, कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सिक्रीट्स पेप्टाइड हार्मोन, इनके जो हार्मोन सिक्रीट है वो पेप्टाइड नेचर के होते हैं। ये याद रखना है कौन से स्टेरॉयड हार्मोन से, कौन से पेप्टाइड हार्मोन से। असल में ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं। ओके, तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल कम नहीं होने देता। अगर हमारा कैल्शियम लेवल जो है बाहर से इंटेक कैल्शियम का कम है, तो हमारे अंदर स्टोरेज है, कैल्शियम का एक स्टोरेज है, वो है बोन। उसमें से ये क्या करता है, बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड कैल्शियम लेवल तो मेंटेन करता है, लेकिन इससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती। अगर हम बाहर से मिल्क, बटर, घी ये सब नहीं लेंगे, पनीर वगैरह नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। असल में ब्लड कैल्शियम लेवल तो मेंटेन रहता है, क्योंकि जो हमारा पैराथॉर्मोन होता है ये कैल्शियम के लेवल को तो मेंटेन रखता है, लेकिन इस तरह से हमारे बोन कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे हम बुढ़ापे में ऑस्टियोकैल्शियम की प्रॉब्लम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पैराथायराइड है। अब आता है थाइमस, ठीक है। थाइमस प्लेज अ मेजर रोल Thymus plays a major role in differentiation of T lymphocytes. ये इम्यून में ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम में ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें T lymphocytes ऐसे असल में तो प्रो T lymphocytes जो होते हैं वो बोन मैरो में होता है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होते हैं, ये थाइमस में आके मैच्योर होते हैं। ओके, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत मेजर कंपोनेंट है। और ये भी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन होता है, हार्मोन का नाम थाइमोसिन होता है। और थाइमोसिन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। ओके, Thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity. Okay. और जो थाइमस ग्लैंड होती है ना वो आगे जाकर के डीजनरेट होने लगती है, मतलब जैसे जैसे ओल्ड एज आने लगते हैं वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड
का साइज होता है वो डिक्रीज होने लगता है या ये डिजनरेट होने लगती है। इसी वजह से जो ओल्ड पीपल्स में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होने लगता है। जैसे कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो जैसे वो इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होता है वो तो बच जा रहा है, लेकिन असल में देखा गया कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या ओल्ड एज और बच्चों की ज़्यादा है, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। और ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इस वजह से वायरस का अटैक ज़्यादा हो जाता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम इसमें देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स देख सकते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स देख सकते हैं। वैसे पैराथायराइड ग्लैंड्स इस समय पीछे बैक साइड में लोकेटेड होते हैं। ओके, तो थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टस। ओके, एड्रिनल ग्लैंड एक पेयर होता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं इसके, दोनों किडनी के ऊपर हमारे टोपी जैसे ये रहते हैं, इसलिए एक पेयर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो कपल्स होते हैं, मतलब एक कपल्स होते हैं। तो फिर ये एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर लोकेटेड रहते हैं। और इसका जो आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर लोकेटेड हुआ है। ये जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, और ये जो है ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये हमारा मेडुला। ओके, आप इसमें लेवलिंग भी देख सकते हैं। ठीक, अब एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। हमारा एड्रिनल मेडुला जो होता है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को मिला करके हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से एक है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। ओके, और एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। जैसे इमरजेंसी होता है, जैसे फ्लाइट एंड फ्लाइट के मामले में, जो होता है तो उस केस में हमारा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिक्रेट होता है। ठीक है, दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस। ओके, और हमारे पीपल भी, मतलब इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा पीपल डायलेटोजन होने लगता है, पाइलो इरेक्शन होने लगता है। जैसे जब कभी कुछ हम अचानक से देख लेते हैं या डर जाते हैं तो हमारे जो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, यानी कि रेजिंग ऑफ हेयर्स, पाइलो इरेक्शन जिसको बोलते हैं वो, और स्वेटिंग भी स्टार्ट होने लगती है। ये इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बोथ हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, चाहे वो एड्रेनालिन हो चाहे वो नॉर एड्रेनालिन हो, दोनों ही हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इन दोनों के इफेक्ट में हार्ट बीट दोनों के केस में ही इंक्रीज होता है और रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, कैटेकोलामाइंस यानी कि एड्रेनालिन प्लस नॉन एड्रेनालिन आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जो दोनों एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ओके, वो हमारा पैंक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ये इनके एडिशनल कुछ फंक्शंस हैं। अब आते हैं हम एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, ये इस 3 लेयर में डिवाइड होता है। जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो 3 लेयर में होता है। जो एकदम आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, और जो मिडिल लेयर होती है उसे फेसिकुलाटा, जोना फेसिकुलाटा, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये हमारे कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब बात हुई है
एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि वो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्विंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये एग्जाम का एमसीक्यू है कॉर्टिसोल। ओके, कॉर्टिसोल जो होता है हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करेगा और कॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis, proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो हम बता चुके हैं, कॉर्टिसोल जो होता है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस पे सिक्रीट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का भी काम करता है। ओके, और कॉर्टिसोल जो होता है वो आरबीसी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने में स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में इतना जान के बचा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो हमारे बैलेंस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो है एल्डोस्टेरोन। ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, ये किडनी में मतलब एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्डोस्टेरोन। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम, इन सबको मेंटेन करने का काम करता है एल्डोस्टेरोन। अब तीसरा हमारा जो हार्मोन है वो है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ऐसे तो फीमेल्स में कम अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन कई फिर पहले इसकी बात करें, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन सिक्रीट होता है, लेसर अमाउंट में होता है लेकिन होता है, ठीक है। और ये इसका रोल क्या होता है, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबर्टी के बाद ये तीनों पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बहुत सारे फीमेल्स में देख सकते हैं कि कुछ के दाढ़ी मूंछ पे आने लगते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारे कॉर्टेक्स से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो एंड्रोजन्स निकल रहे होते हैं वो हाई लेवल पे निकल रहे हैं, इसलिए जो फीमेल्स में हेयर प्रोडक्शन है वो कुछ जाते हैं, तो इस केस में सर्जरी होता है, ठीक है। तो वो हमारे लेवल की बात नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास जो होता है मेक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन हमारे डाइजेशन में एंजाइम्स भी रिलीज करता है और यहाँ पे हमारे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, इसलिए इसे मेक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि अगर डक्ट होता तो हम क्या नर्वस सिस्टम को ही नहीं भेज देते सेल टू सेल ट्रांसफर, क्योंकि सेल टू सेल तो जाता ही नहीं है, इसलिए कुछ जो सेल टू सेल जाए, इंट्रासेलुलर मैसेंजर बन के जाए, उसके लिए हमें डक्ट की जरूरत तो है ही नहीं, वो सीधा ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड से ही तो सारे मिनरल्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं सारे सेल्स, तो जो सारे सेल्स तक पहुँचे हमें ऐसे मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए ये डक्टलेस होते हैं, ये सीधा अपना सिक्रीशन ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का, उसे हम कहते नहीं है, लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट करता है, एक पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। और अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्लूकागॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, और इसे हम ना ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पहले ग्लूकागॉन की बात कर लेते हैं हम।
ये जो होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने बताया हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है और ये एक्ट्स मेनली ऑन लिवर सेल्स, हेपाटोसाइट्स पे एक्ट करता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस उसे कहते हैं, हम बहुत बार हम सुनते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी सोर्स से अगर हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, और ये भी हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ठीक, ग्लूकागॉन reduces द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और इसके अपोजिट जो काम करता है वो होता है इंसुलिन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ओके, और इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये ग्लूकोज होम्योस्टेसिस हम जानते हैं, हम अपना टेम्परेचर या कुछ भी हम हमारी बॉडी खुद से मेंटेन कर लेती है, वैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो वो उसको कम करने के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन। ये क्या करता है, हमारे सेल्स को एक्टिवेट कर देता है कि वो ग्लूकोज लेवल को इंटेक कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को इंटेक करने की कैपेबिलिटी वो सेल्स में बढ़ा देता है, और जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है ताकि वो सेल्स जो है ग्लूकोज अपटेक कम कर दे, और यानी कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग हार्मोन्स हैं। ओके, ग्लूकागॉन की बात तो कर ही लिया हमने, ये पेप्टाइड हार्मोन है और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। ठीक है, अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, और इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो होते हैं एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये मस्कुलर एक्चुअली में मेल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और मेल ऑर्गन होता है टेस्टिस, और एंड्रोजन मेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में फीमेल्स में भी पाए जाते हैं क्योंकि वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स पढ़ा था हमने अभी। ठीक है, और ये फेशियल हेयर्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्रेसिवनेस, जिसे हम बोलते हैं मेल्स जो होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है, जैसे कि हम बैल में भी देख सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की होती है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ओवरी इन केस ऑफ फीमेल्स द प्रेजेंट ओवरी। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज टू स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेनली बाय द ग्रोइंग। ये जो एस्ट्रोजन होता है, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं उनसे ये एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं। ओके, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को मेंटेन करते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल। ठीक है, और कई तरह के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजेंस, और ये रेगुलेट करते हैं फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ओके, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से मेंटेन होता है, सिक्रीट होता है। याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कार्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है, जब तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। हाँ, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली एंड मिल्क सिक्रीशन टू। ओके, और बहुत से ये हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था, हार्ट से होता है,
हार्ट के वॉल से जो होता है एएनएफ सिक्रीट होता है। ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है तो एएनएफ सिक्रीट होता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। किडनी से भी हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किडनी के जो जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। जो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, जिसे ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जेजी सेल्स होते हैं वो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। हमें हर हार्मोन के नेचर के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी हमारे रिलीज होते हैं हार्मोन्स गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन जो होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होता है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और एचसीएल और पेप्सिनोजेन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन क्या करता है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, ठीक है, उस पर एक्ट करता है और ये सिक्रीशन मतलब वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। बाकी बचा हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको हम सीसीके बोलते हैं। ये पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे जाके एक्ट करता है और फिर स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करने में और फिर बाइल जूस को भी सिक्रीट करने में ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और एक आता है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। असल में ये नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। नाम से पता चल रहा है एक्चुअली ये पेप्टाइड हार्मोन है और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं उनको ये इनहिबिट करता है जीआईपी, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए जीआईपी मैंने बता दिया, एक्चुअली शायद एनसीईआरटी में ध्यान नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं पूरा होता है।